I V M. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। ए प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में, आप बताइए। बस यार, चल रही है। ये तुम्हारा मैंने नया लेख पढ़ा यार, ऑक्सफैम रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए। आज उसको डिस्कस करते हैं ना। इंडियन इनइक्वालिटी पे उन्होंने काफी अच्छी रिपोर्ट निकाली है। हाँ। जिसमें उन्होंने बताया भी है कि हिंदुस्तान में कैसे असमानता बढ़ रही है। अमीर लोग बहुत जल्दी से अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। तो ये क्या क्या देखा तुमने उस रिपोर्ट में? हाँ सौरभ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। मेरा इसमें विश्लेषण ये है कि इस टाइप की रिपोर्ट्स का प्रॉब्लम डेफिनेशन करेक्ट है और जो हम्म। उन्होंने ढूंढा है वो सच में प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो सॉल्यूशन रेकमेंड करते हैं ना कि आप एक हम्म। संपत्ति कर डाल दीजिए और संपत्ति कर डालने से बस आप जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा ले सकते हैं और वो पैसा आप गरीबों को दे सकते हैं। वो जो हम्म। सॉल्यूशन है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इसके लिए मेरे पास 4 कारण हैं, तो मैं 4 कारण अच्छा, बताऊँ आपको? हाँ, ठीक है। तो सब ये बाय द वे, ऑक्सफैम क्या, ये इवन पिकेटी की पूरी बुक ही उस बारे में थी, अगर हाँ, तुमको याद हाँ। हो तो। जिसमें उसने एक बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वेल्थ टैक्स लगाना ही एक सोल्यूशन है, सिर्फ अगर वेल्थ, और वो वेल्थ ग्रेटर देन इनकम, उसका ये था कि वेल्थ को आप, वो भी अच्छे काफी रीजन है, वो मैं बताता हूँ। पहले तुम अपने रीजंस बताओ। हाँ। हाँ, और सौरभ, हाँ, पिकेटी की किताब के बाद ये काफी कॉमन हो गया है कि हर बार एक ऐसा विश्लेषण आता है कि अमीर लोग बढ़ गए हैं इस साल और हम्म। जो 50% का निचला तबका है आर्थिक तौर पे, वो सिर्फ 6% इनकम का हिस्सा है, वगैरह वगैरह, है ना? तो इस टाइप के कंपैरिजन किए जाते हैं और इसका सॉल्यूशन ये दिया जाता है कि हाँ, हिंदुस्तान में तो और चौंकाने वाले हैं कुछ, कि जो टॉप के 100 लोग हैं, शायद वो नीचे के 30 करोड़ जितना कमाते हैं या समथिंग, या उनकी हाँ। संपत्ति उनके बराबर है, कुछ इस तरीके का। हाँ, तो उस टाइप का कंपैरिजन से जो नेक्स्ट स्टेप रेकमेंड किया जाता है कि आप अमीरों से पैसे लेके टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने से आप गरीबों को बांट सकते हो पैसा और आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो मैं इससे सहमति नहीं रखता और इसके मैं 4 कारण देता हूँ। तो सबसे पहले हम्म। तो ये बात एकदम भी नई नहीं है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं ये। तो आप हाँ। 1970-71 का बजट स्पीच ही देख लीजिए इंदिरा गांधी का, तो उनमें साफ साफ क्या है कि टैक्स पॉलिसी से ही हम समानता भी ला सकते हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 45 to 65% था तब, वेल्थ टैक्स था 5% का, इनकम टैक्स जो हाईएस्ट ब्रैकेट था वो सरचार्ज आप मिला दे तो 97.5% का था और कुछ 10 स्लैब थे इनकम टैक्स के। तो हम ट्राई कर हम्म। चुके हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये नया है। हाँ। हाँ। और उसकी हाँ। वजह से भी जो गरीबी हटाओ नारा था, गरीबी तो हटी नहीं भारत की ना, मतलब उससे तो सॉल्व तो नहीं ये हुआ। हम ट्राई कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने आज तक ट्राई नहीं किया। ये इस हाँ, तरीके की टैक्स नीति हम कर चुके हैं और देख चुके हैं कि काम नहीं करती। लोगों की थोड़ी मेमोरी जो है शॉर्ट है, उनकी थोड़ी दोबारा दौड़ानी पड़ेगी कि भैया हम यंग कंट्री है ना, भूल जाते हैं। हाँ। तो इसके और क्यों ऐसा हुआ सौरभ, उसके भी अच्छी समझना जरूरी है। एक तो हाँ। अगर आप पूंजी पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाए ना, तो पूंजी तो ज्यादा आसानी से पलायन कर सकती है, श्रम आसानी से हम्म। पलायन नहीं कर सकता। आप सीधे जॉब नहीं कर सकते मलेशिया में अगर यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन हम्म। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, आपके कैपिटल है, और अगर मैंने आपको 97.5% टैक्स लगाया तो आप जाके मलेशिया में कंपनी खोल देंगे या फिर मलेशिया में बिल्कुल। जो कि हुआ था ना, ऐसे काफी कंपनीज थे बिल्कुल। तब। बिल्कुल। तो जो बिल्कुल। पूंजी पर आप कर लगाते हैं वो जाके श्रम पर एक कर लग जाता है। तो इसीलिए हम्म। बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि इतना आप टैक्स न लगाए कि वो पूंजी कर श्रम कर बन जाए। दूसरा, हम्म। अगर आप इतनी हाई टैक्स लगाएंगे तो टैक्स की चोरी भी होगी, आपको पता ही है कौन देगा 97.5% मार्जिनल टैक्स। बिल्कुल। और तीसरा,
ऐसा भी नहीं है कि ये पॉलिसी जब भारत ने लगाई उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा टैक्स मिला। नॉमिनल टैक्स रेट 97.5% था, पर इतने एग्जेम्पशन थे सौरभ हर टैक्स में, क्योंकि हम लोग टैक्स पॉलिसी को अलादीन का चिराग समझते हैं। वो उससे आप कुछ भी मांग लो वो मिल जाएगा। तो हम लोगों को टैक्स पॉलिसी से बैलेंस, रीजनल डेवलपमेंट भी चाहिए, हमको इनइक्वालिटी भी कम करना है, हमको उससे और कई कई ऐसे उद्देश्य आपको पाने हैं। तो ऐसा हुआ कि हम ये भी चाहते हैं कि लोग सब इंश्योरेंस किया करें। ये टैक्स पॉलिसी का उद्देश्य है कि सब लोग इंश्योरेंस हाँ, किया करें। और हाँ कितने ही है, मतलब आप बीसीओ हाँ, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि एग्जेम्पशंस इतने हैं कि वो एग्जेम्पशन की वजह से सरकार को ज्यादा पैसा भी नहीं मिल पाया, हालांकि टैक्स रेट इतना ज्यादा। तो ये सबसे पहला कारण है, हम लोग ट्राई कर चुके हैं और ये नहीं। और बाय द वे ये भारत की ही कहानी नहीं है, यूएस यूके में भी बहुत लोगों को पता नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नॉमिनल टैक्स रेट था वो उतना ही था, 90% के अराउंड ही था। और तब तो वर्ल्ड वॉर था, तो एक नैरेटिव भी था कि ज्यादा टैक्स करना चाहिए। लेकिन उसके बाद से सब देशों को ये रियलाइज हुआ है कि सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने से ये सही सोल्यूशन नहीं है। कई बार श्रम पर ये कर लग जाता है, और इसी वजह से धीरे धीरे करके सब देशों ने अपनी टैक्स रेट कम किए हैं। और जो अभी प्रिंसिपल है वही है, ब्रॉडन द बेस, लोअर द रेट। रेट कम होना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ठीक से फेयरली टैक्स ले पाए, वही सोल्यूशन। तो ठीक है, ये एक कारण। दूसरा सौरभ, अक्सर लोगों को लगता है कि यार टैक्स लगाना बहुत सिंपल है, एक किसी को कर लगा दो, नया कर लगाया बस, और फिर वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कर की लागत बहुत ज्यादा होती है सौरभ, इजी नहीं होता। एक्चुअली किसी भी कर की 3 टाइप की लागत होती है, एक प्रशासन लागत, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक अनुपालन लागत, कंप्लायंस कॉस्ट, और तीसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉस्ट। तो हर बार हम लोग जब टैक्स डिजाइन करते हैं तो सोचना पड़ता है कि आप ऐसा टैक्स डिजाइन कीजिए कि ये 3 लागत कम हो, और लागत को कम रखते हुए भी आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए उस टैक्स की वजह से। अब वेल्थ टैक्स में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तीनों लागत बहुत ज्यादा है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे प्रशासन लागत, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आप सोचिए किसी अमीर इंसान के पास बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, और आप लगाने दिया वेल्थ टैक्स। अब आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि वो आर्ट वर्क को आप ये पता कर वैल्यू पाए कि करें। कितनी कीमत है हाँ, उसकी। आपको, हमको बिल्कुल। तो, मुझे तो समझेगी ही नहीं वो आर्ट, ठीक है, तो मुझे काफी टैक्स अथॉरिटी को भी नहीं समझेगी, तो उनको पहले तो कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी उनकी। तो कई सारी चीजें होती है संपत्ति में जो इतनी आसानी से आप उसको, उसका वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। तो उसी से रिलेटेड है अनुपालन लागत। आप सोचिए कई बार लोग इक्विटी भी इन्वेस्ट करते होंगे किसी स्टार्टअप में वगैरह वगैरह, तो वो तो थोड़ी बिल्कुल। नोशनल वैल्यू है ना। आप उसका, उस पे वेल्थ कैसे लगाएंगे। और तीसरी बात ये भी होती है कि सब लोग पैसा ऐसे कैश में तो नहीं रखते, या फाइनेंशियल एसेट स्टॉक्स में तो नहीं रखते। लोगों की रियल एस्टेट होती है, लोगों का और भी भारत के बाहर भी इन्वेस्ट किया होता है। तो आप कैसे, अगर आप और टैक्स इस पे लगाने लगे तो आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी कॉस्ट भी होगी, लोग इन चीजों में पैसे लगाने लगेंगे, शायद भारत के बाहर लगाने पड़े। तो वेल्थ टैक्स स्पेशली पूरे विश्व में एक्सपीरियंस रहा है कि ये सब लागत बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए धीरे धीरे करके देशों ने कम किए हैं या एलिमिनेट किए। तो ये भी इसीलिए मैं इसमें सहमत नहीं रखता। तीसरा कारण सौरभ ये है कि सिर्फ टैक्स थोड़ी ना सरकार के पास एक जरिया है पैसा बढ़ाने का, और हम लोगों ने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया है। अगर प्रॉब्लम ये है कि अगले 1-2 साल में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए उन लोगों को मदद करने के लिए जिन पे कोविड का बहुत ही बुरा असर हुआ है, तो उनके लिए तो सरकार वैसे भी कर्जा उठा ही रही है ना। और मैं उससे भी सहमति तो नहीं रखता, लेकिन अगर 1-2 साल और कर्जा उठाना पड़े, अगर हमको इमीडिएटली रिलीफ देनी है तो ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये 1 सदी में होने वाली एक आपदा ही है हमारे पे, तो ठीक है, मतलब बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे कई बार लोगों को लगता है कि एक ही जरिया है सरकार को और खर्च कर पाने का, और वो है कि और नए टैक्स खड़े कर दिए जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो चौथी बात ये है सौरभ कि वो एक फेमस स्पीच है ना, आप कि अगर आपके पास एक हथौड़ा है तो आपको हर प्रॉब्लम एक कील की तरह दिखती है। इफ यू हैव अ हैमर हाँ, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। वैसे ही मुझे यहाँ पे लगता है कि
शायद लोगों को लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रॉब्लम है, और मैं भी मानता हूँ, और उसे कम करना है। अब अगर आप वो सॉल्यूशन लेकर आ जाए तो आपको हर चीज लगती है कि ये करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये वेल्थ टैक्स करने से आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे। मुझे लगता है अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सही में कम करना है तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको और भारत में हो रहा है, हम लोगों ने रोहित के साथ एक एपिसोड भी किया था कि मार्केट कॉन्सेंट्रेशन कई इंडस्ट्रीज में बढ़ रहा है, तो वो अगर हमें कम करना है तो हमें कंपटीशन लॉ पर ध्यान देना चाहिए। हम ऐसी कई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही होंगी जिनकी वजह से एक ही कंपनी 1000 बिजनेसेस कर रही है, अलग अलग वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो वेल्थ टैक्स नहीं है, वो तो वेल्थ टैक्स देके कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, वो तो और वेल्थ टैक्स देके बाकी लोगों को आने से रोक देंगे। तो हमें कंपटीशन लॉ स्ट्रेंथन करना है ये। और दूसरा, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम करना है, आपको टैक्स ज्यादा कमाना है, तो जैसे कि मैंने बताया, आप एग्जेम्पशंस कम कर दीजिए। आपकी टैक्स पॉलिसी को आप अलादीन का चिराग मत समझिए। टैक्स पॉलिसी का सिर्फ ये उद्देश्य होना चाहिए कि फेयरली आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके एट लोअर रेट्स ऑल्सो। तो एग्जेम्पशंस कम करने से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये 4 कारण है सौरभ, इस वजह से ये जो सोल्यूशन है उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। और मुझे लगता है कि एक और चीज है, हम अक्सर सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई ऐसी एक फ्री मार्केट है जिसमें आई मीन एक तो कंपटीशन वाली बात तुमने बिल्कुल ठीक कही जिसकी वजह से फर्क पड़ता है। पर मुझे लगता है कि सरकार की भी जो नीतियां हैं उनका हमको बड़ी बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए कि वो जो नीतियां हैं क्या वही तो इस टाइप की इनइक्वालिटी का कारण नहीं बन रही। और मुझे तो इनफैक्ट टैक्स में, और इसकी कोई भी स्टडी नहीं है, मुझे लगता है करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेस इंडिया में बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से गरीबों पे ज्यादा असर हो रहा है और अमीरों पे कम। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अमीरों पे, अमीर हमेशा तरीका ढूंढ ही लेंगे टैक्स से बचने का, लेकिन आपको टैक्स कम करने से गरीबों को ज्यादा फायदा होता है हमेशा। तो अभी आप देखो, मतलब स्पेशली अभी का डेटा बड़ा ही खतरनाक है। पूरा देश गरीब हो रहा है लेकिन जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती जा रही है। तो भाई जब देश गरीब हो रहा हो तो सरकार का टैक्स बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सौरभ, आपने जो कहा एक्चुअली इसके ऊपर शोध हो रहा है, और जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो मतलब इनकम पे टैक्स होता है, या तो कॉर्पोरेट का हो या इंडिविजुअल्स का हो, वो ज्यादा हिस्सा होना चाहिए टैक्स बास्केट में। लेकिन भारत में थोड़ा उल्टा हो रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर जो हमारे कंजम्पशन पे टैक्स लगते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी वगैरह से बेहतर हो रहा है। वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कॉम्पोजिशन में ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और इसका अनुपात गड़बड़ है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि, और देखिए ना, एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की कीमत, वो तो हर आदमी दे रहा है, हर औरत दे रही है, जो भी अमीर हो या गरीब। तो वो हमें ये करना है कि हमें डायरेक्ट टैक्स ढंग से कलेक्ट करना है। हर इंसान, सबसे पहले तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स क्यों नहीं है हमारे यहाँ पे, हम लोग क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं कि मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और वो टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं। तो वो चीजें हमें ठीक करनी है। बिल्कुल, लेकिन बाय द वे मैं एग्रीकल्चर पे इतना नहीं मानता, क्योंकि एग्रीकल्चर पे काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, जैसे जो मंडी टैक्स वगैरह। तो वहां पे भी कुछ उन्होंने इस तरह से देखा कि इनकम टैक्स बंद कर दिया और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे एग्रीकल्चर पे काफी टैक्स होते हैं। तो हमेशा समहाउ मुझे लगता है, काफी लोगों को हिंदुस्तान में लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लो ताकि सब लोग दे दें, लेकिन उससे गरीबों पे बहुत फर्क पड़ता है। उससे कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं, छोटे कंपनीज के, स्टार्टअप्स के। बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके पास हमेशा तरीके होते हैं इन सब चीजों से निपटने के। तो मेरे को लगता है कि पिछले कुछ सालों की जो पॉलिसी है वो काफी फॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है। लोगों को एक, खासकर हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को एक बड़ी दिल में दुख रहता है कि हम टैक्स देते हैं, दूसरे लोग नहीं देते, इनसे भी लो। लेकिन वो जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कन्वर्ट हो रही है, और वो पॉलिसी मेरे हिसाब से जो है, ये जो हमको पिछले कुछ सालों में खासकर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है उससे दिख रही है। और दूसरा, सरकार ने दिखाने के लिए बाय द वे इनकम टैक्स भी बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाए। अभी टॉप स्लैब इनकम टैक्स वगैरह की काफी हाई है, और तुम देखोगे पिछले 4-5 साल में अमीर लोगों का जितना पलायन हुआ है हिंदुस्तान से वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो अमीर आदमी तो निकल भी सकता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा? तो ये दोनों ही चीज हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है कि अमीर लोग या तो टैक्स बचा लें या छोड़ के चले जाएं, और गरीब आदमी जो है वो और गरीब हो जाए, या उसको स्टार्टअप का कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये आई मीन हमको बहुत ज्यादा
सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो पर हाँ, हमारी भी काफी शिकायतें हैं। हाँ, पर सौरभ एक और चीज है, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए असमानता और आर्थिक वृद्धि के बारे में। तो जैसे बहुत सारा डेटा है इसके ऊपर कि ज्यादा लोग कहते हैं कि ग्लोबल इनइक्वालिटी है, और ग्लोबल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है कि वेल्थ टैक्स लगा दो हर देश में और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ। मतलब कम हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर डेटा ये कहता है कि ज्यादातर आर्थिक असमानता है जो है वो देशों के बीच की है, देशों के भीतर की हम्म। नहीं। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप एक गरीब देश में इतने अमीर लोग ही नहीं ढूंढ पाओगे कि आप वो गरीबी कम कर सको, तो आपको अगर बिल्कुल। सॉल्यूशन, और इसका बहुत सारे डेटा है कि आप कहाँ जन्म लेते हैं वो बहुत कुछ डिटरमिन करता है आपके लाइफ आउटकम्स। तो आप किस देश में जन्म लेते हैं, और बिल्कुल। कई जो दूसरी टाइप की असमानताएं होती है ना, लिटरेसी ले लो, हेल्थ आउटकम्स ले लो, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सब आर्थिक असमानता से एकदम कोरिलेट करती है। तो अगर आप एक चीज ठीक कर दो, आर्थिक असमानता से नहीं, आर्थिक इनकम से, आपकी इनकम्स कितनी हम्म। होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप एक चीज ठीक कर लो, इनकम्स विद इन द कंट्री बेहतर हो जाए, तो हम्म। आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर आप 10, 15, 20 साल का नजरिया ले, तो आर्थिक वृद्धि के अलावा हमारे पास कोई और उपचार नहीं है। तो उसे ही बिल्कुल। हमें बिल्कुल। बेहतर करना है, वही एक इंजन है जो कि गरीबी हटा सकता है। और हमने देखा भी है, इसका एक थंब रूल भी है, 1% जीडीपी ग्रोथ से करीबन 20 लाख लोग गरीबी की सीमा से ऊपर उठते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है, उसे ही ठीक करना है, उसे और बेहतर बनाना है, जिससे कि ये सो जॉबलेस ग्रोथ वगैरह जो लोग कहते हैं वो ना हो। पर अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे हम लोग असमानता या गरीबी को कम कर। बिल्कुल। अब वो हमने देखा भी कुछ, 2000 से लेके 2012 तक का डेटा है ना, कुछ 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से ऊपर आए उन 10-12 सालों में। लेकिन 2012 के आगे से ऐसा नहीं हो रहा है ना प्रणय, ये भी चिंता की बात है। हमारा 6-7% ठीक है, ग्रोथ रेट कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो है, जो ये नंबर था बाहर आने वाला पॉवर्टी से, वो कम हुआ। तो मुझे लगता है कुछ फंडामेंटल माइंडसेट में हिंदुस्तान में चेंज आया। हम लोगों ने कुछ चीजें करी, शायद सोच के नहीं करी, लेकिन जो भी किया हमने, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नाम से या जो भी, उससे हमारी क्वालिटी जो है, जो आउटकम हम ही को मिल रहे थे, हमने देखे हुए हैं, कोई कोई काल्पनिक आउटकम नहीं है। हमने 30-40 करोड़ लोग को ऊपर लेके आए, और उसके बाद में वो सेम 30-40 करोड़ तो रिपीट नहीं हुआ पिछले 10 साल में। तो ये हाँ, हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और ये सिर्फ पैंडेमिक नहीं, पैंडेमिक से पहले भी था। तो हम सिर्फ कोरोना को दोष नहीं दे सकते, कोरोना तो पिछले 10 साल में सिर्फ 2-3 साल की बात है। तो ये हाँ। हमको बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने क्या किया, क्या ठीक कर रहे थे, उससे लेसन लेना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या बदला, जो कि हमने कहाँ पे हम चूके भी हैं। हाँ सौरभ, और इसके लिए भी बहुत डेटा है। एक तो जैसा कि हमें पता है ग्रोथ ही कम रही है, और जो प्राइवेट ग्रोथ कम, हाँ इन्वेस्टमेंट रही। है 2011 से लेके, जो निजी निवेश रहता है वही इंजन रहता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक इंजन हम्म। का, वो 2011 से कम ही होता जा रहा है। आई थिंक 2011 हम्म। में जो था उसके कंपैरेटिवली अभी आधा हो गया है, ऐसा कई अच्छा। डेटा है। तो हम्म। अगर हम्म। निजी निवेश नहीं होगा ना इकोनॉमी में, तो फिर सरकार कितना निवेश कर मेरे पाएगी। ख्याल से सरकार से नीति का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं पैसे तो पेड़ में नहीं उगते ना, मनमोहन हाँ, सिंह ने बोला था हाँ। फेमसली। तो निजी निवेश क्यों कम हुआ है, आई थिंक वो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमें देखना चाहिए। हम्म। अगर वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ग्रोथ भी बेहतर होगी। और हाँ, ग्रोथ को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो हाँ। राय नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो पहले करो। हम लोग 30-4% की ग्रोथ पे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन प्रणय ऐसा तो कोई हर्डल रेट नहीं है ना कि 8% के ग्रोथ पे बहुत गरीब कम हो रहे थे और 5% पे जीरो हो गए। हम्म, अनुपात में कुछ होना चाहिए था ना। तो वो थंब हम्म, रूल हमारा कहाँ गया 1% पे 20 लाख वाला। चलो भाई, हम्म। 8% पे जो है 1.5 करोड़ हो रहे थे, तो 5% पे 1 करोड़ लोग तो आने चाहिए थे ना साल के। तो वो तो हो ही रहा होगा सौरभ। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, ये नहीं है, हो रहा था। हमारे पास नहीं, एक तो पहली हाँ। बात है हमारे पास डेटा नहीं है इसके ऊपर। अभी आप अच्छा। देखेंगे पॉवर्टी, जो एक लास्ट एस्टिमेट है वो हम हम्म। लोगों का था 2011 पे के बेसिस पर था। उसके बाद करेक्ट। अभी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह स्टार्ट किया है। तो हम अच्छा। लोगों जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, बेसिकली हम्म। पॉवर्टी कैसे हम मेजर करते थे वो चेंज हो गया है।
हाँ, तो अभी जो हमारे पास रेट एक बेसलाइन डेटा है वो NFHS 5 के बेसिस पर है, लेकिन एक अच्छी बात ये की है सरकार ने कि हर 3 साल में अब NFHS होगा और उसके बेसिस पे ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स लाया जाएगा। तो अगर हम लोग वो मेजर ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे ढंग से चलेगा? पता ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिव डेटा पॉइंट होना चाहिए हमारे सब पॉलिसीज का, है ना? अगर हम लोग बिल्कुल। गरीबी ही नहीं कम कर पा रहे तो क्यों है सरकार? मतलब और कोई हाँ, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो हर 3 साल में इसका शायद आएगा डेटा और ये जो मेजर है ये सिर्फ आर्थिक गरीबी को नहीं मेजर करता है, ये बाकी आउटकम्स को भी देखता है, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह को। तो अब हमारे पास शायद ये डेटा पॉइंट बेसलाइन तो है और हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका रिजल्ट आएगा कुछ 1-2 साल में तो हमें पता पड़ेगा पैंडेमिक का इम्पैक्ट क्या हुआ है। हाँ, वो ठीक है, पर पुराना तो इस पे लंबी वाली पुलियाबाजी करेंगे, कोई एक एक्सपर्ट को हाँ। बुला के, ये चीज़ की गहराई में जाना चाहिए हमको, और गहराई बिल्कुल। आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो हम गहराई में जाएँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो। चलिए, अपने दर्शकों को और श्रोताओं को आज की ये छोटी पुलियाबाजी जो थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, उससे नमस्कार। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by actor and producer and author Tushar Kapoor. They discuss his new book, Bachelor Dad and Life as a Single Parent. On the Filter Coffee podcast, Karthik asks Ajit Andhare about his journey from a practicing engineer to the COO of Viacom 18 Studios. On the Wire Talk, Siddharth is joined by social scientist Thomas Bloom Hansen. They discuss the escalating violence in India. On Smarter with Sid, Siddharth contemplates whether Facebook's crash is a blip or a sign of things to come. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Himachal's most sought after tourist destination, Manali. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I would like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.